नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपका डीडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारी एक नई क्लास चल रही है, एक नया सब्जेक्ट चल रहा है, पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो दोस्तों, पर्यावरण पारिस्थितिकी के क्रम में आज हमारा जो पार्ट होगा वो इस पर चर्चा होगी धारणी विकास। धारणी विकास दोस्तों, मैंने पहले ही चैप्टर में आपको पढ़ाया था, सतत विकास आबलिक धारणी विकास। सतत विकास की परिभाषा हमने आपको अच्छे से बताई थी, लेकिन हुआ क्या था, तो वहाँ पे एक उद्देश्य ही रखा गया था, लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य ही रखा गया था, बट ये टाइम नहीं निर्धारण था कि धारणी विकास का समय कब तक हम हासिल करेंगे और कितने धारणी विकास हैं हमारे। ठीक, तो आइए उसी पे हम चर्चा करते हैं। धारणी विकास वर्ष 2030 तक, देखिए यहाँ देखिए, आप इसको देखिए, वर्ष 2030 तक धारणी विकास करने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। ठीक, धारणी विकास लक्ष्य के सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो 20+ सम्मेलन प्रस्तावित किया गया था, यानी रियो 20+ सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ठीक, यानी सबसे पहले 2030 तक यानी धारणी विकास लक्ष्य हासिल करने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, यानी 2012 के रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। अब रियो कहाँ है? रियो कहाँ है? आपका ब्राज़ील में है। ठीक, रियो डी जेनेरियो। ठीक, रियो ब्राज़ील में है। और जोहान्सबर्ग की बात होती है वो दक्षिण अफ्रीका में है। जोहान्सबर्ग आप अच्छे सुनेंगे क्योंकि गांधी जी से भी रिलेटेड है वो। ठीक, तो सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। और कितने हमारे धारणी विकास थे? 17 थे। वो धारणी विकास की संख्या कितनी थी दोस्तों? 17 थी, तय किए गए हैं। कितने धारणी विकास? 17। ठीक, 17 धारणी विकास का लक्ष्य तय किए गए। नंबर 1, क्या इन्होंने किया? कहा कि गरीबी को हम पूरे देश से, या जो भी देश शामिल हैं इसमें, उसको हम समाप्त करेंगे। ठीक, गरीबी की समाप्ति होगी। नंबर 2 क्या होगा? भूख का समापन होगा। ठीक, भूख की समाप्ति करेंगे। नंबर 3 क्या होगा? सेहत और स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, यानी सबके स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देंगे। गुणवत्ता युक्त शिक्षा होगी हमारी। लैंगिक समानता होगी, यानी पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही कारण होता है कि जो हमारी एक लैंगिक समानता जनसंख्या में एक आता है कि लिंगानुपात। ठीक, लिंगानुपात जो आता है वो भी इसी से संबंधित है, क्योंकि लैंगिक समानता की ही बात की जाती है, वहाँ पुरुष बराबर स्त्री ठीक होने चाहिए। जैसे स्वच्छ जल और साफ सफाई, क्या चर्चा की गई? स्वच्छ जल होना चाहिए और साफ सफाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सस्ती और टिकाऊ आधुनिकी ऊर्जा होनी चाहिए। देखिए, सस्ती और टिकाऊ आधुनिकी ऊर्जा होगी तो हमारा एक गरीब से गरीब तबका जो है उसका यूज कर सकेगा और उसको लाभ मिल सकेगा। ठीक, अगला है आर्थिक विकास और रोजगार का समुचित विकास, यानी कहने का मतलब आर्थिक विकास करना है और रोजगार उसको प्रबंध कराना है। किसको? अपने देश की जनता को। यही है सतत विकास का लक्ष्य है। सतत यानी धारणी विकास का लक्ष्य यही इन 17 में है। 17 में है कि व्यक्ति को हम किस तरीके से रखें कि उसकी जो है आय और मतलब आय वगैरह में वृद्धि हो और उसका रहन सहन पहले की अपेक्षा क्या हो जाए? सही हो जाए। उसी के लिए 2030 तक ये निर्धारण किया गया है कि 2030 तक ये 17 विषय हैं। आप प्रत्येक देश इसको जो है पूरा करने की कोशिश करें। तो उसी के संबंध में एक रिपोर्ट जनरेट होती है 17S यानी 17S DGS यानी SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य। एक अब की बार क्या हुआ है? 129 देशों में भारत 95 स्थान पे है। कितने हैं? 2019 की बात बता रहा हूँ मैं। 2019 में भारत कितने स्थान पे है? 95वें स्थान में, 95वें स्थान पर है। उसके बाद प्रथम स्थान पे कौन सा है? डेनमार्क। देखिए, जब कोई चीज़ की दोस्तों कोई चीज़ हासिल करने का या कोई चीज़ लक्ष्य करने का या मतलब पाने की कुछ चीज़ बनती है तो उसके लिए जितने भी देश होते हैं उनमें एक होड़ होती है, कंपटीशन होती है। वो कहता है हम इन 17 को हासिल करेंगे। भारत भी है उसी में, तो भारत भी सोचता है हम हासिल करें, बट वो कितने स्थान पे है? 95वें स्थान पर है। एवं डेनमार्क तीसरे स्थान पे है, प्रथम स्थान। वर्ष 2003 को यूएनओ द्वारा सतत विकास वर्ष घोषित किया गया। अब देखिए, सतत विकास वर्ष कैसे घोषित होता है दोस्तों? 2003 को के दृष्टिगत रखते हुए कि 2003 में जो चीज़ें थी, 2003 में जो चीज़ें थी यानी जिस हिसाब से चल रहा था हर चीज़,
यानी इसी को मानकर कि अगर ऐसे 2003 की अपेक्षा कुछ चीज़ हमारे पास आ जाती हैं या इन सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं जैसे 2003 में था, तो वही हो जाएगा। इसीलिए इसको घोषित करते हैं सतत विकास वर्ष। ठीक, सतत विकास वर्ष घोषित करते हैं। अगला है कि बुनियादी ढांचे से औद्योगिकीकरण का बढ़ावा देना होता है। ठीक, अगला है देश के बीच या भीतर असमानता का कम करना है। ठीक, 10वां है देश के बीच या भीतर असमानता को कम करना है। ठीक, टिकाऊ शहर का निर्माण करना है। ठीक, खपत और उत्पादन करना है, यानी जितना मतलब खपत होगी उतना हम उत्पादन करेंगे। ठीक, अगला है जलवायु परिवर्तन का भी विशेष ध्यान देना है हमें। ठीक, अगला है समुद्री संसाधनों का संरक्षण भी करना है, समुद्र में जो संसाधन हैं हमारे। ठीक, और वनों का संवहनीय प्रबंधन है, यानी वनों के भी हम मतलब देखभाल करेंगे। समावेशी समाजों का बढ़ावा है, समावेशी समाज का बढ़ावा देंगे हम। ठीक, सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी, सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना है। यानी इसी 17वें क्रम में क्या होता है, इसी को लेके यानी प्रत्येक वर्ष क्या होता है, एक सम्मेलन होता है और सम्मेलन में उस रैंक को दिखाई जाती है कि भारत या डेनमार्क या फिर मालदीव या और अन्य देश किस स्थान पर हैं। ठीक, अगला है दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन आता है धारणी कृषि। धारणी कृषि का अर्थ क्या होता है, तो धारणी कृषि अर्थ इसका अर्थ है कि पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए यानी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता लंबी समय तक बनी रहे। ठीक, यानी कहने का मतलब यदि वन है तो वन को रहने दिया जाए, उसको काट कर खेती न किया जाए। ठीक, यही इसका कहने के धारणी कृषि का अर्थ यही है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबी समय तक बनी रहे। एक चीज़ और है दोस्तों, इसका अगला क्या है, टिकाऊ कृषि। अब टिकाऊ कृषि का मतलब क्या है कि टिकाऊ कृषि, इसके लिए राष्ट्रीय मिशन 2014 और 2015 से चल रहा है। यानी टिकाऊ कृषि ही यानी मतलब एक अच्छी कृषि की खेती जो है वो मिशन कब से चल रहा है, 2014-15 से चल रहा है। आज जो है हमारे भारत की जो जनता है या जो हमारे देश की जनता है, भारत की जनता है, लगभग वो 60% जनता जो है वो कृषि पर निर्भर है। कितने पे, कृषि पर निर्भर है। तो यही कारण है यदि कृषि पर निर्भर है तो यदि हम यानी अगर एक टिकाऊ कृषि नहीं करेंगे यानी इधर उधर की खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जनता क्या हो जाएगी, भूखों मरेगी। इसीलिए एक मिशन चलाया जा रहा है, इसके लिए राष्ट्रीय मिशन 2014 और 2015 से चल रहा है। ठीक दोस्तों, तो मतलब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, मतलब अगले भाग की तरफ। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब आइए देखते हैं हम लोग अगला जो है, अगला पार्ट इसका जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक, पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या होता है कि दोस्तों पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसलिए किया जाता है कि चूंकि धरती या पृथ्वी पर जो भी संकट आते हैं उससे उबरने के लिए साल में एक बार इसका एक सम्मेलन होता है। इसका नाम है पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो अर्थ समिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रियो अर्थ समिट भी कहते हैं इसे। जैसे होता क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक, इसी के दृष्टिगत वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे खतरे या संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने का मकसद दुनिया भर के नेता, यानी साझी रणनीति बनाने के लिए दुनिया भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। और कुल कितने देश थे उसमें, उस समय 172 देशों ने मतलब प्रतिभाग किया। कहाँ, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। और कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में है। और उसमें बातें क्या हुई थी कि जैसे कभी कभी आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है या भूक्षरण होने लगता है। इन सब से निपटने के लिए यानी पृथ्वी को बचाने के लिए कि धरती को हम कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रखें ताकि जीवन यापन बहुत दिनों तक चले, उसी के दृष्टिगत 1992 में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है पृथ्वी शिखर सम्मेलन,
उसमें 172 देशों ने प्रतिभाग किया था और प्रतिभाग करने के बाद मतलब उन्होंने निर्णय लिया कि हम एक कार्यक्रम किया करेंगे, मतलब एक सम्मेलन होगा, उसमें हमेशा ये चर्चा होगी कि आपने पृथ्वी से सुरक्षा के संबंध में क्या क्या उपाय किए हैं। ठीक, अगला है, यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। जो ये था हमारा वर्ष 1992 का ये जो शिखर सम्मेलन था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यह क्या था? यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसे करेगा कि पृथ्वी वर्ष 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या था? तो आंसर क्या होगा? यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण की स्थापना हेतु यानी GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी यानी भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई। यानी 1992 के दौरान रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण की स्थापना कब की गई? 1992 में किसके अंतर्गत की गई? यानी GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑफ फैकल्टी। ठीक, अगला है, यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर, ये क्या था हमारा? ये जो इसकी स्थापना की गई GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी, ये था 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने से सहायता करता था। यानी GEF क्या करता था? यानी 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों के साथ वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता था GEF। ठीक, एक ऐसी संस्था थी। GEF UNFCCC के तहत अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। यानी जो UNFCCC है के तहत GEF एक ऐसी संस्था है जो UNFCCC के तहत अल्प विकसित यानी जो विकासशील या विकसित देश नहीं हैं उनके लिए क्या कराता है? निधि उपलब्ध कराता है, पैसा उपलब्ध कराता है, धन उपलब्ध कराता है, ताकि जो है किसके तहत उपलब्ध कराता है? LDCF के तहत। किसके तहत? LDCF के तहत, यानी लेस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फाउंड। ठीक, इसके तहत क्या है? एक निधि, एक पैसा उपलब्ध कराता है ताकि वो देश अपने विकास के कार्यों में लगा सकें और उनका अच्छे से विकास हो सके। इसका मतलब क्या होता है? UNFCCC का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, हिंदी होता है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय। ठीक, क्या होता है? UNFCCC डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होगा? क्या होगा? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय। एक चीज़ और, इसी के दृष्टिगत यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दृष्टिगत या पृथ्वी के बचाव हेतु एक और बैठक की आयोजित की गई थी जिसे बोला गया था COP7। COP7 क्या होता है? COP क्या होता है दोस्तों? COP का अर्थ होता है एक समूह में मिलकर कार्य करने वाले को COP कहा जाता है। ठीक, COP7 की बैठक मार्केस में आयोजित की गई थी। इस बैठक में विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई। यानी विशिष्ट, एक तो जलवायु परिवर्तन होता है बट क्या होता है इसमें विशिष्ट यानी विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई थी। और इसका COP7 का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। और ये माराकेस है। ठीक, माराकेस कहाँ पे है? ये हमारा मोरक्को में है, जो मोरक्को का चौथा सबसे बड़ा शहर है। और मोरक्को कहाँ है? ये जो अफ्रीका महाद्वीप में एक तटीय देश है जो कि सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने आपको अच्छे से बताया कब हुआ था। 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था, जिसमें रियो डी जेनेरियो एक शहर है, वहाँ पे हुआ था। 172 देशों ने प्रतिभाग किया था। यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो अर्थ समिट 1992 के तहत वैश्विक पर्यावरण यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑफ फैकल्टी की स्थापना की गई है। क्या करता था ये GEF? ये क्या करता था? 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों के साथ संबंधित यानी पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता था। और उसके बाद क्या किया गया? GEF इसी के तहत UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों के निधि यानी LDCF लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फाउंड उपलब्ध कराता था। और एक चीज़ और हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा
अभिसमय। फिर अगला है COP7 भी इसी से संबंधित था, यानी पृथ्वी सुरक्षा से संबंधित था। COP7 किया गया। COP7 की बैठक में माराकेश में आयोजित की गई। माराकेश कहाँ है? हमारा मोरक्को में है, जो चौथा सबसे बड़ा शहर है। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का तटीय देश है, जो सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन करें, अपने एक नोट्स बनाएं। चूँकि हम कंटेंट जो है आपको एकदम बिल्कुल एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, एक ऑथेंटिक बुक से ये सब जा रहा है आपके पास, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करिए। अपने परीक्षा टाइम में इसको एक बार ओपन करके मेरे वीडियो को देखिए, एक दो बार अपने पेज को खोलिए, यानी अपने नोट्स को खोलिए, और वहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम रट जाएगा। और हम कोशिश भी यही करते हैं कि आपको क्लास में ही रटा दें। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अब इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।